चलो फिर स्टार्ट करा जाए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आपकी फर्स्ट क्लास है आज, मतलब ओके। ठीक, एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, है ना? 2 दिन से बहुत समझ ही रहे हैं, तो अपन थोड़ा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो फिर समझ के फिर लिख लेंगे, ठीक है? चलो। लिखिए। जब भी हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हमें 3 सोर्सेस पे डिपेंड रहना पड़ता है। लिटरेरी सोर्सेस पे, आर्कियोलॉजिकल और विदेशी यात्रा। इसको समझेंगे कि ये क्या होता है, फिर थोड़ा लिख लेंगे ना। साहित्यिक स्रोत ऐसा होता है, जैसे देखो क्या होता है कि एक राजा शासन कर रहा है, उसके अपने दरबारी हैं, ठीक है? और अपने दरबारी हैं तो उन्होंने कोई क्या किया, कोई लिटरेरी सोर्सेस लिख दिया, कोई स्रोत लिख दिया, उस राजा के बारे में लिख दिया, या उस समय के दौर में कोई ऐसे स्कॉलर हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने उसके बारे में लिखी, ठीक? तो वहां से साहित्यिक स्रोत। अब आप राजा हैं, आप शक्तिशाली हैं, और हमें क्या आपके फेवर में ही लिखना पड़ेगा? अगर आप शक्तिशाली हैं तो हमें तो आपके फेवर में लिखना पड़ेगा, आप गलत हो या सही। अगर मैं फेवर में नहीं लिखूं तो क्या होगा? राजा क्या करेगा? दंड क्या देगा? सजाए मौत। राजा राजा है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब कि अगर आपके बारे में केवल अच्छी चीजें लिखी जाएं, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर लिटरेरी सोर्सेस का हम सिर्फ अध्ययन करें, तो क्या हमें इतिहास में उस समय क्या घटनाएं चल रही थी प्रॉपर वे में ये चीजें तो अपन नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ महिमा मंडन है। क्लियर है? तो जिसे कहते हैं अपन लिटरेरी सोर्सेस। पुरातात्विक सोर्स क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होता है? जैसे राजा ने क्या किया, सिक्का जारी किया, कॉइन्स जारी किए, राजा ने सड़कें बनाई, राजा के का महल कैसा था, ऐसा क्या होगा, अवशेष मिलने पे हमें पता चल पाएगा। अगर हमें एक ऐसा बर्तन मिला, एक ऐसा पॉट मिला जिसके ऊपर ज्यादा कलाकारी की हुई है, आप सुन लीजिए मैडम, नहीं तो फिर ये तो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं? तो अगर हमारे पास ऐसे एक ऐसा बर्तन मिला जो सबसे ज्यादा पेंटेड है, सबसे ज्यादा उस पर कलाकारी की गई है, तो अगर कलाकारी की गई है, इसका मतलब राजा की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी। हमारे घर में जब दिवाली होती है तो वो जो सेल्फी लेने के लिए अपन एक दीप लाते हैं, तो वो महंगा होता है, और दीप से महंगा होता है, और महंगा होता है, और जिसके पास पैसा है वही ला पाएगा ना, जिसके पास पैसा नहीं है। तो दिवाली में आप देखेंगे कि आपका घर बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया है, डेकोरेटेड है, लेकिन आपके बगल में उतना डेकोरेटेड नहीं है, मतलब इकोनॉमिकल गैप बढ़ रहा है, इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से। समझ पा रहे? तो यहाँ पे हमें ट्रू जानकारी मिलती है, लेकिन चूंकि इतिहास के क्रमबद्ध अध्ययन भी करना है, तो इसके लिए हमें विदेशी यात्रियों के ऊपर भी, उसके वृतांत पर भी निर्भर रहना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज एक क्या है? एक विदेशी यात्री, हम बात करेंगे कौन है, और उसने अपनी किताब लिखी, तो उस किताब से हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पता चल पाता है कि मौर्य वंश कैसे शासन करता था, राज उस समाज की अपनी इकाई क्या थी, दासों की स्थिति क्या थी। समझ पा रहे? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन तीनों को पढ़ना जरूरी हो जाता है। अपने अपने लिमिटेशंस हैं, लेकिन तीनों को मिलाकर ही हम इतिहास की सही जानकारी
प्राप्त कर पाएंगे। जो चीजें आर्कियोलॉजिकल नहीं बता पाएगा विदेशी बताएगा, जो विदेशी नहीं बता पाएगा वो साहित्यिक बता देगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए लिख लीजिए, लिखिए सामान्यतः इतिहास के अध्ययन के स्रोत निम्नलिखित हैं। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक, अब यहाँ पे लिखिएगा साहित्यिक स्रोत के नीचे लिखिएगा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि अगर मान लो कोई स्कॉलर अपनी बातें लिख रहा है, ठीक बात, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस समय कोई बड़ी ग्रंथ की रचना की गई। जैसे हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो हम ऋग्वेद काल के ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये भी तो साहित्यिक स्रोत में आएगा। समझ रहा? तो लिखिए इसको डैश पे। वेद उपनिषद किसमें? साहित्यिक स्रोत में। वेद उपनिषद पुराण त्रिपिटक 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 इत्यादि। लिखिए पुरातात्विक स्रोत। इसमें क्या होगा, अभिलेख हो जाएगा। अभिलेख, राजा ने सड़क बनाई तो उसके ऊपर लिखवा दिया कि यह कार्य इस राजा द्वारा किया गया। तो लिखिए अभिलेख किसमें? पुरातात्विक स्रोत में। लिखिए स्मारक भवन, सिक्के व मूर्तियां, सिक्के कॉइन्स और मूर्तियां, मूर्ति स्कल्पचर। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि कोई पेंटिंग भी किया गया हो, है ना? अगर मान लो एक ऐसी पेंटिंग की गई हो जिसमें ये दिखाया गया है कि उस पेंटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या है, पेड़ जैसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब कि वो राजा या वो राज्य बगीचे लगाने का क्या था, शौकीन रहा हो। ठीक, एक ऐसा पेंटिंग दिख रहा हो जिसमें लोग क्या है, पानी के लिए तरस रहे हैं, इसका मतलब राजा शोषण कर रहा होगा। समझ रहे? तो चित्रकला भी तो एक रोल प्ले करेगी। एक ऐसी पेंटिंग दिखी, एक ऐसा चित्र दिखा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा नक्काशी नहीं की गई है, इसका मतलब चित्रकला तो है लेकिन राजा तो है, लेकिन उसके पास उस लेवल पे आर्थिक व्यवस्था उसकी समृद्ध नहीं। ठीक, तो चित्रकला। ठीक, अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के साथ। अच्छा, हम कुछ चीजें जैसे बताएं कि एक यात्री, अब वही लोग आएंगे भारत जिसका भारत से व्यापारिक संबंध रहा होगा,
या फिर कोई ऐसा आक्रांता रहा होगा जिसने भारत पर नियंत्रण कर लिया होगा, वो आएंगे। या फिर किसी भारतीय राजा ने किसी ऐसी शक्ति को पराजित कर लिया होगा और वहां से मैरिज अलायंस कर लिया होगा। यही तो तीन वे हैं आने का, समझ रहे? तो पहले यहाँ पे देखो, रोम से लोग आए, रोम या यूनान। अच्छा, इससे प्राचीन नाम ग्रीस आपने सुना होगा, ग्रीस सुना है ना? तो ये ग्रीस, तो ये एक देश है और यहाँ से यात्री आए, पहली चीज। दूसरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ चाइना हो जाएगा, और चाइना के बाद इधर अरब हो जाएगा। लिखिए इसमें, इस साइड लिखिए, डैश देखें, मेगास्थनीस नाम लिखना पड़ेगा। मेगास्थनीस, हेरोडोटस और नियार्कस। क्या? नियार्कस, नियार्कस। जब सिकंदर भारत आ रहा था तो नियार्कस उसके समय भारत आया। जब राजा अटैक करने के लिए आगे बढ़ते थे, जब राजा अटैक करने के लिए आगे बढ़ते थे तो राजा का महिमा मंडन कौन करेगा? आज के राजा कैमरा लेके चलते? नहीं चलते, नहीं चलते। अरे आज अधिकारी चलता है तो कैमरा लेके नहीं चलता है, चलता है ना। उसका मीनिंग क्या है? हमें लोग जाने, हमारा महिमा मंडन करें। ठीक। तो चाइना में अपने एक नाम सुना होगा स्कूलिंग लाइफ में अपने, वेनसांग, वेनसांग सुना होगा। पास बस हो के आए ना अपन इधर, चीटविट से तो नहीं आए। अच्छा, तो वेनसांग सुना है ना हमने। तो वेनसांग, लेट हो गए तुम भाई आज, क्यों आज ये टाइम से आ गई तुम, लेट हो गए? हाँ, गाड़ी पंचर हो गई। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चला करो कि बहुत आराम से आ सकोगे, नहीं तो वो फिर है ना मैनेज करना पड़ेगा तुम्हें, और उसमें रिस्क ज्यादा है। एक और नाम हमने सुना था, फाहियान। फाहियान नहीं सुना है तो सुन रहे हैं ना अभी। वेनसंग तो सुना है। ठीक। इन सारों का नाम हम पढ़ेंगे कहाँ पे, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा। ठीक। फाहियान। अच्छा, एक आपने देखा होगा, बस बस तो देखे है ना, बस उसके ऊपर लिखा रहता है मार्को पोलो, याद आ रहा है? तो मार्को पोलो, ये तीसरा नाम यहाँ ऐड कर लेना। आगे हम मेडिवल टाइम पढ़ेंगे तो उसमें अल बरूनी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसका मीनिंग ये है कि विदेशी यात्रियों में जहां जहां से जो सोर्सेस मिले उन सबको कंपाइल करके अच्छे से इतिहास के अध्ययन को देखा गया। तभी तो हम कहते हैं कि वैदिक एज के बाद महाजनपद काल आएगा। अगर अध्ययन के स्रोत नहीं होते तो हम कैसे कह पाते? हम कहते हैं कि वैदिक एज के बाद क्या आएगा, तो मध्यकाल आ जाएगा। अब क्रम ही नहीं है तो कुछ भी कहेंगे ना। जैसे हम पढ़ते हैं घर पे तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि कौन सा क्रम कब कौन सी चीजें पढ़ें, चल रहा होगा। सबसे अच्छा एक चीज बताते हैं, आंसर राइटिंग आप कर रहे होंगे तो पता ही नहीं चल पा रहा होगा कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आपको नहीं पता होगा, अभी देखो कैसे सकपका जाओगे। ठीक है, सारी चीजों पे अपन काम करेंगे, है ना। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया। अगर हम एक, चलो एक बताओ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछें, किसी भी टॉपिक से बताओ।
क्योंकि देखो अभी तो एंशिएंट पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हमें पढ़ चुके हैं, तो वहीं से पूछा जाएगा। एक आसान सा क्वेश्चन है, देखो तुम नहीं बता पाओगे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को स्पष्ट करें। कहां से लिखेंगे? पता नहीं चल पा रहा। पता चल पा रहा? ट्राई करो। अरे हम उसी लिए हैं, हमसे अगर तुम डॉक्टर से पेशेंट अगर शर्मा के बात करेगा तो फिर वो रोग लेके जाएगा घर। मैनेजमेंट वाले थोड़ी दूर करेंगे तुम्हें, टीचर इसीलिए तो बुलाया जाता है। ये है सिंपल क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है। और भारतीय राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार के कारणों से हुआ, यह बताते हुए भारतीय मध्य वर्ग की भूमिका को स्पष्ट करें। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। और हार्ड क्वेश्चन क्या हुआ? मध्य वर्ग के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन उल्लेखित होता है, आगे बढ़ता है। इसमें मध्य वर्ग के मूल्यांकन तथा भारतीय नेताओं के अपने अपने योगदान को टिप्पणी करें। क्वेश्चन वही है, गुलाब जामुन वही है, टेस्ट बदलता गया। तो यही हुआ ना, ठेले पे भी हॉकर्स जो ले आते हैं वहां भी हम गुलाब जामुन खा रहे हैं, अग्रवाल में भी खा रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे तो 5 स्टार में भी खाएंगे, नाम वही, टेस्ट। ठीक। तो अब इस बात को देखो, मार्को पोलो हो, अल्बरूनी हो, इन्होंने सबने अपने क्या किया, विज्ञापन दिया, अपने अपने बुक्स लिखे, अपने अपने इन्होंने क्या लिखे, जो भी आर्टिकल के, उन सभी का कंपाइलेशन जो अगर मिला, उसी वजह से हमें क्या पढ़ना पड़ा, इतिहास का स्रोत। और वो स्रोत कैसा हुआ, क्रमबद्ध हुआ, क्रमागत हुआ, सीक्वेंस वाइज हुआ, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़े। ये क्लियर है? क्लियर है। इसमें आपको बस इतना समझना है कि सोर्स ऑफ स्टडी 3, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एंड विदेशी यात्रियों का विवरण, कौन कौन रहे ये बस ध्यान रख लेना। ठीक, चलो आगे लिखना। हमने आपसे बात करी थी कि इसके साहित्यिक स्रोत के लिमिटेशंस की बात करी थी, याद आ रहा है? साहित्यिक स्रोत के लिमिटेशन की, कि भाई महिमा मंडन हो जाएगा, राजा जब चलता था तो पृथ्वी कांपने लगती थी, ऐसा हो पाएगा? ऐसा होगा? अरे कोई कितने भगवान जब जन्म लिए तो पृथ्वी नहीं कांपी, तो फिर राजा से कैसे कांपेगी? तो अब जब ऐसी बातें तुम्हारे सामने कही जाएंगी, राजा खुश होगा, पीछे से 2 सोने के मोहरे देगा, लो और कोई बड़ा लेकर आओ। तो राजा को खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं, आज के समय में इसे चाटुकारिता कहते हैं, अब तुम बेहतर समझोगे। क्लियर है? तो लिखिए साहित्यिक स्रोत लिमिटेशंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेस। पहला पॉइंट लिखना, तिथि क्रम का भाव। तिथि क्रम का भाव, डैश देकर लिखना, सही काल का पता नहीं चलता है। हिंदी मीडियम ये ना बैच आपका, सही काल का पता नहीं चलता है या चल पाता है। अब मान लो राजा युद्ध हार गया, तो दरबारी बताएगा, लेकिन राजा ने तो युद्ध हारा, और युद्ध हारने की वजह से उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन हो गई, लेकिन दरबारी बता नहीं रहा है, तो हम कैसे जान पाएंगे? ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, अधिकांश ग्रंथ धार्मिक भावना ग्रंथ ग्रंथ धार्मिक भावना अब या पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर लिखे गए। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, ये देखो देखो, हम मान ही नहीं सकते कि राजा हमारा कमजोर है। क्यों मानेंगे? मानेंगे तो राजा हमें खत्म कर देगा, इसलिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो,
दरबारी लेखक अपने साहित्य में अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन करते थे। ब्रैकेट में लिखना, शासकों का महिमा मंडन करते थे। वो आता है ना, क्या बोलते हैं, उससे राइटिंग नहीं बन पाएगी। हाँ, उससे आप परेशान होंगे, उससे आप एक्यूरेसी भी, जैसे इन्होंने एक पैड लिया है वैसा आप ले लीजिए, उससे क्या होगा कि ऐसे फिर लटकता जाएगा। वो नोट्स ऐसा है, पूरी जिंदगी संभालना है जब तक सिलेक्शन ना हो, है ना। तो उससे एक्यूरेसी भी मेंटेन नहीं होगी, राइटिंग भी अलग अलग जाएगा। देखो अलग अलग जा रहा होगा। ठीक, चल लिखिए, शासकों का महिमा मंडन करते थे, हो गया ब्रैकेट में। इन्हीं संदर्भों में संदर्भ पैरा चेंज कर इन्हीं संदर्भों में पुरातात्विक स्रोत का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग बनाना, पुरातात्विक स्रोत के महत्व। पुरातात्विक स्रोत के महत्व। पहला पॉइंट, काल निर्धारण में आसानी। हमने आपसे बताया कि सिक्के अगर मिले या स्मारक मिला, ठीक है, मोनूमेंट्स मिल गए, तो हमें ये तो पता चल पाएगा कि उसकी आर्थिक दशा कैसी थी। आप हमारे घर आए, तो हमारे घर आएंगे तो आप दो तीन चीजें जरूर फाइंड आउट करेंगे। सर का घर बहुत अच्छा है, सर का घर अच्छा नहीं है। अरे करोगे ना, पहली बात। दूसरा कि एक चीज ये हुआ कि आर्थिक दशा सर की उतनी अच्छी नहीं, ठीक है। जब आप लोगों से मिलोगे, तो लोगों से जब मिलोगे तो उनके बिहेवियर को देखोगे, दो बातें, उतना ज्यादा सिविलाइज नहीं है, सिविलाइज है, यही है। तो जब तक आप मिले नहीं, या जब तक कोई ऐसा आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है, जब तक कोई ऐसे आपको चिन्ह नहीं मिल पा रहे हैं, तब तक आप आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन जैसे आपको चिन्ह मिले, आपने देखा, तो आप आइडिया लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए लिखिए, सिक्का व स्मारक, डैश देकर, सिक्का व स्मारक आर्थिक दशा का वास्तविक चित्रण करते हैं। सिक्का व स्मारक आर्थिक दशा का चित्रण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अज्ञात आयामों को अज्ञात अज्ञात आयामों को पुरातात्विक शोधों के सामने से ही, अज्ञात आयामों को पुरातात्विक स्रोत से ही सामने लाया जा सका है, सामने लाया जा सका है। जैसे जैसे प्रागैतिहासिक काल की जानकारी, जैसे प्रागैतिहासिक काल, भीमबेटका याद आ रहा है, तो वही प्रागैतिहासिक काल की जानकारी। अब देखो, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी भी हमें कहां से मिल पा रही है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से मिल पा रही है। आगे बढ़े। अब एक चीज देखना, दो तीन अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। देखो,
अगर हमें सिक्का मिला, अगर हमें तालाब मिला, दो बात, अगर हमें कोई मूर्ति मिली, अगर हमें सिक्का मिला, इसका मतलब किसके बारे में हम बात कर पाएंगे? आर्थिक दशा के बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब कि पुरातात्विक स्रोत से या पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन से हमें क्या मिलता है? उस समाज के आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी। पहला पॉइंट। अगर हमें तालाब मिल गया, कुआं मिल गया, कोई बगीचा मिल गया, बाग मिल गया, तो इससे क्या पता चलता है? हाँ बोलो। खान पान के बारे में, हाँ कह सकते हैं। और बोलना पड़ेगा, मैंने पहले ही दिन कहा था, वो प्रोसेस। इन्वायरमेंट नहीं, इतना ज्यादा जागरूक, पेट भरेगा तब तो जागरूक होंगे। पेट, हाँ कृषि। यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि एक तो कृषि व्यवस्था इनकी अच्छी चल रही है, दूसरा कि राजा जो है वो क्या है? प्रकृति प्रेमी भी है, तीसरा राजा कल्याणकारी भी है। पहले के जमाने में क्या होता था? लोग जब चलते थे राहगीर, तो उनको पानी पिलाया जाता था। अगर वो मान लो थक भी जाते थे तो तालाब के पास मंदिर होता था, वहां बैठे मिलते थे। तो ये राजा क्या कर रहा है? कल्याणकारी की बात हो रही है। राजा कल्याणकारी है, वंश कल्याणकारी है, डायनेस्टी कल्याणकारी, बातें चल रही। अगर कोई मूर्ति मिली, इसका मतलब कि राजा धर्म को भी आगे बढ़ा रहा है, उस राज्य के धार्मिक विश्वास के बारे में हमें पता चल। तो ये सारी चीजें कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक। ठीक है, तो यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है, महिमा मंडन करने वाली बात तो है नहीं। जो मिला उसी को हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन करके बता पा रहे हैं। अगर सोने के सिक्के मिल गए तो राजा का व्यापार बहुत अच्छा रहा होगा, और तांबे के सिक्के मिल गए तो हमारे पास नोट हैं, करेंसी है, जो डेली हमारे पास क्या है? नया करेंसी आ रहा है, और आपके पास करेंसी बड़ा पुराना है। इसका मतलब कि तुम कभी थे ठीक, अभी हम ठीक। इसका मतलब तो यही है। तो इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए। इनसे या पुरातात्विक स्रोतों से पुरातात्विक स्रोतों से आर्थिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व व धार्मिक विश्वास की जानकारी प्राप्त होती है। कुल मिलाकर, नेक्स्ट पॉइंट है, कुल मिलाकर प्रामाणिक इतिहास की जानकारी के लिए, कुल मिलाकर प्रामाणिक इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक, पुरातात्विक पुरातात्विक व विदेशी यात्रियों का विवरण जरूरी हो जाता है। ठीक, तो ये था हमारा सोर्स ऑफ स्टडी, किसका? एंशिएंट हिस्ट्री या हिस्ट्री का। अब अपन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक कोई डाउट हो पूछ लेना। जब भी आपको डाउट लगे आप तुरंत पूछ लेना, ये नहीं कि सर क्या सोच रहा हूँ। बिल्कुल मैं कुछ नहीं सोच रहा। ठीक, तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब हमारा पहला चैप्टर बनेगा प्रागैतिहासिक काल।
हिस्ट्री को बिल्कुल न्यू ट्रेंड पे पढ़ेंगे अपन, है ना। अभी जो मॉडर्न ट्रेंड है उस पे पढ़ेंगे, घिसा पिटा नहीं पढ़ेंगे। आपको जब भी तनाव लगे कि सर तनाव हो रहा है पढ़ के, तो आप हमें बताएं, ठीक है। और सब्जेक्ट वही जो टीचर वही जो सब्जेक्ट के तनाव को कम कर दे। नहीं तो तनाव तो हम लेके ही बैठे हैं, तभी तो आए इधर, यही है ना। तो देख, यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब समझते जाना सारी चीज। अब जो हमने स्टार्टिंग में जो बैकग्राउंड बनाई थी उस वही आज काम आ जाएगा, ठीक है। आप हमें बताओ कि जो मानव जब जन्म लेकर आगे बढ़ रहा होगा, पहला प्रोसेस, या हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले भूख लग रही होगी। तो आप देखना सुबह सुबह इंसान को अगर खाना नहीं मिले पागल हो जाएगा। अगर एक दिन नहीं खाया तो 4 जगह बताएगा, यार आज मैं भूखा रह गया, कल भी भूखा, परसों भी भूखा। आपने हमने आपको बुलाया, 3 दिन से कुछ दे ही नहीं रहे, 14 दिन का हो गया, सर आप बता दिया करो हम लंच लेके आ जाया करें, कुछ तो करोगे। तो इंसान की पूरी कहानी किसके ऊपर है? भूख के ऊपर है, पेट के ऊपर है, यही है। अब इस बात को देखो कि अगर सिविलाइजेशन का विकास होगा तो उसकी पहली सीढ़ी मानव है, मानव है। और मानव का विकास तो तभी होगा जब मानव का पेट भरा हो, ठीक है। तो मानव जब अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करेगा, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा, तो सबसे पहले वो अपने पेट की बात करेगा, खाने की बात करेगा, ठीक है। तो मानव स्टार्टिंग में क्या करेगा? खाने के लिए शिकार करेगा, यही है। क्योंकि उसके पास ना पिज्जा बॉय आ रहा है डिलीवरी करने, ना कोई और सोर्सेस हैं, ना पैसे हैं, है ना। कोविड के दौर में लग रहा था कि अगर 3 साल और कोविड हो जाता तो आसपास लोगों को मारकर लोग खा रहे होते हैं। और उस टाइम कोई नहीं कहते कि सर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। वो मिल गया ना सारी फैसिलिटी, तब हमने क्या कर दिया? अपने अपने ड्रामे स्टार्ट कर दिए। लेकिन हमारे पूर्वज तो सभी वही कर रहे थे। आपको ऐसा लगा नहीं लगा बताओ? मेरे दबाव में कुछ नहीं बोलना। कोविड में ऐसा लग रहा था कि अगर यही 2 साल और चल गया तो क्या होगा? चोरियां गांव में बढ़ गई थी। चोरी गांव में क्यों बढ़ गई? पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? पेट के लिए चाहिए। यही सारी चीजें है ना। तो स्टार्टिंग में जो मानव था वो क्या था भाई? हंटिंग लाइफ थी उसकी, शिकारी जीवन था। तो मानव का शिकारी जीवन अभी नोट नहीं करना। अब जब मानव शिकारी जीवन, इसका मतलब मानव शिकार करेगा, ठीक है। तो मानव जब शिकार करेगा तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो शिकारी शिकार कर दे, नहीं तो शिकार शिकारी को कर दे। कई बार कुत्ता हमें काट लेता है, कई बार हम कुत्ते को काट लेते हैं। अरे मतलब मार के भगा देते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो ये तो सारी चीजें होंगी। अब जब शिकारी शिकार को कर रहा है, लेकिन शिकार ने शिकारी को क्या कर दिया? गेम ओवर कर दिया। तो फिर मानव ने सोचा यार ऐसे काम चलेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, हथियारों की जरूरत पड़ेगी, औजारों की जरूरत पड़ेगी। तो औजार कहाँ से मिलेंगे? इराक आके डिलीवरी करेगा? नहीं करेगा। उसी पत्थरों से, उसी पत्थरों से। तो बड़े बड़े पत्थर को कैसे उठाया जाए? हनुमान तो है नहीं उधर, कैसे उठाया जाए? तो बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ना। अब बड़े बड़े पत्थर को छोटे पत्थरों में तोड़ने के बाद उसको एक वेल शेप देना है कि मारे तो ज्यादा गंभीर चोट करे।
आप देखना जब घर बनता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें, वो जो कारपेंटर आता है वो अलग अलग, देखना लकड़ी वही है, बस काट के शेप अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फिट बैठ, 1 इंच भी ऊपर नीचे होता है तो फिर उसको क्या करता है, बराबर करता है। तो ऐसे वेपन्स बनाए जाएं जो ज्यादा चोट करें, गंभीर चोट करें, ठीक। तो इसके लिए वो एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, उसको ये नहीं पता है, हम लोगों को पता है, क्योंकि उसने जो किया हमें पता चल रहा है ना, उसको पता नहीं चल पा रहा है। उसने बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़कर छोटे छोटे अच्छे औजार बनाए, और इसी को उसने क्या कह दिया, क्रोड टेक्नोलॉजी, क्रोड तकनीक, ठीक। तो अगर वो शिकार करेगा तो शिकार शिकार के जीवन में, शिकारी के जीवन में शिकार के लिए क्या चाहिए, औजार। और औजार कहाँ से आएगा, लकड़ी के औजार से तो बात बनेगी क्या? और ऐसा थोड़ी है कि वहां बिल्ली का शिकार करना है, जंगल की बात है ना, तो बिल्ली का शिकार तो नहीं होगा। तो औजार होगा तो किसका, अब जब पत्थरों का प्रयोग होगा तो आप एक बात बताओ, बड़े बड़े पत्थर को तोड़कर क्या किया जाएगा, छोटे छोटे औजार बनाए जाएंगे। और जब छोटे छोटे औजार बनाए जाएंगे, बड़े पत्थर को तोड़कर छोटे औजार बनाने की तकनीक को ही क्या कह लेंगे अपन, क्रोड तकनीक। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कह रहे हैं, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि मानव शिकारी जीवन व्यतीत कर रहा था, ये सबको पता है। वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि आरंभिक मानव या आदि मानव के इतिहास में क्रूड तकनीक कब की घटना है, किस काल की घटना है, क्रूड तकनीक का महत्व क्या है, ठीक है। आरंभिक मानव शिकारी जीवन व्यतीत कर रहा था, तो वहां वो कौन सी पद्धति का प्रयोग कर रहा था, ऑप्शन अलग अलग, और उसमें एक ऑप्शन क्रूड तकनीक। तो क्या हो जाए, अब जब ये औजार आ गए तो मानव की शिकारी जीवन आसान हो गए। अगर हमने औजार बना लिया तो पहले के कंपेयर में तो आसान हो गया शिकार करना, तो यहाँ पर मानव का जीवन थोड़ा बहुत आसान हो गया। ये क्लियर, इतना लिख लो फिर आगे करते, यहीं पढ़ के यहीं समझ के जाएंगे, है ना। तो ये कोशिश रखना। हो गया। ये बाकी लोग कहाँ गए, ये लोग, अरे हमें तो, हाँ, छुट्टी पे हैं, कहाँ गए, आप छुट्टी पे दी आज, आप आई हैं आज, कहाँ गए ये लोग। अच्छा, ये फैसिलिटी है, उनको मिल जाता ऑनलाइन, अगर यहाँ नहीं आएंगे तो, ये तो फिर गलत तरीका है ना। ज्यादा अगर आराम दे देंगे शरीर को तो फिर, हो गया। अब एक बात बताना,
एक बार ऐसा हुआ कि मानो औजार तो मार रहा है लेकिन शिकारी क्या कर रहा है, उसका शिकार का शिकार ही नहीं हो रहा है। तब इसको लगा कि यार औजार हमारा क्या हो गया, कम नुकीला है, कम मारक क्षमता इसकी बहुत कम है। तो उसने कहा कि एक काम करेंगे, ऐसे पत्थर बनाएंगे जो बहुत नुकीला हो। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, धार देगा, है ना, उसे तेज करेगा, उसके नुकीलेपन को तेज करेगा। तो इस पद्धति को क्या कह दिया गया, जैसे हम गाँव में जब फसल कटती है तो हसिया होता है, तो देखना कि हसिया क्या करता है, जैसे फसल कटने को होती वो क्या लोहार कहेंगे उसे, जो आग लगा के उसको तेज करता है, तो वो क्या करता, वहां जाके उस हसिया को धार दिया जाता है, फिर वो खेतों में आके प्रॉपर अपना काम करता है। यही हो रहा है ना। तो शिकार किसका करना है, फसल का, तो उसके लिए हथियार को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग, धार देना पड़ेगा। तो इसी पद्धति को कह दिया गया चॉपर चॉपिंग टेक्निक। ठीक, तो इसी को लिख लेना है। व्यापक तेज धार वाले हथियार बनाने की प्रक्रिया को, व्यापक तेज धार बनाने वाले हथियार बनाने की प्रक्रिया को इसका मतलब, अच्छा एक बात बताओ, हो गया, थोड़ा फास्ट रखना है इसको। अब मानो जब बड़े पत्थर को छोटे पत्थर में तोड़ेगा तो उसमें से चिंगारी निकलेगी, निकलेगी ना। पहली बार बचपन में क्या कर रहे थे, पत्थरों को, फिर हम खुश हो रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है, फिर कभी हाथ जल गया तो पता चला अच्छा ये आग है, ऐसा हो रहा था। तो इसका मीनिंग ये है कि आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण की विशेषता रही होगी। तो मानव ने जब आग लगाया तो या तो वो क्या करेगा, ठंड से बचने के लिए, फिर उसने देखा कि ठंड से जब बचने के लिए वो जब आग आग जला रहा है, तो फिर उसने देखा कि पशु हमारे पास आ नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि उसको सुरक्षा भी मिल रही है आग से। दो बातें। तीसरी बात, उसने सोचा कि कच्चा मांस खाने से अच्छा है एक बार रोस्ट करके देखें, तो वो रोस्टेड चिकन खा रहा है तो उसको और टेस्टी लग रहा है। तो आग के आविष्कार से तीन बातें। पहली बात है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो बताओ। पहला, आग से बचाओ, आग से ठंड से बचाओ, सुरक्षा। तीसरा, अपने खान पान सही कर रहा है। तीन बातें। तो यहाँ इस चीज को लिख लेना कि यहीं पे आग का आविष्कार। अच्छा, आग ठंड से बचाओ भी तो सुरक्षा का एक पार्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ दो बातें अपन लिख सकते हैं आग के बारे में, एक तो सुरक्षा और दूसरा शिकार को पकाकर खाना। अच्छा, यहाँ आप शिकार नहीं लिखें तो आप पशु लिख सकते हैं, जो भी आपको लगे, है ना। हो गया। तो ये पूरी जर्नी अपनी पूरा पाषाण काल की, पैलियोलिथिक एज। ठीक, इसमें हमने एक ही चीज समझा, मानव शिकारी जीवन, आग का आविष्कार, आग से क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो चीजें। वेपन्स के तौर में बात करें तो पहले स्मॉल टूल्स बनाना, उसी स्मॉल टूल्स को क्या कह दिया गया, क्रोड टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद उसे क्या किया गया, वाइड एज दिया गया, व्यापक तेज धार दिया गया, तो उसे चॉपर चॉपिंग टेक्निक कह दिया। मानो यहाँ पे क्या रहा होगा, भोजन संग्राहक रहा होगा, खाद्य संग्राहक, तो इसे लिखने की जरूरत है नहीं।
अब उसने मारा हाथी को, तो संग्राहक होगा कितना खाएगा एक दिन में? अरे कितना खाएगा? नहीं खा पाएगा ना, तो संग्राहक हो गया। किसी किसी तो समय तो भूखे सोना पड़ा, तो पानी पी के सो रहा है। यही है ना, क्लियर है? चलो, ये मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। अच्छा, आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं नहीं खाते हैं? हमारे पूर्वज खाते थे ना। तो आपने देखा होगा, अगर आप खाते होंगे, नहीं खाते होंगे तो भी देखे होंगे, कि जब आप जाइएगा ना बकरे की दुकान पे, तो वो 2-3 ऐसे वेपन्स रखता है। एक तो ऐसे काटता है जैसे गर्दन काट रहा है, बड़ा वाला, ठीक है। फिर जब उसका ऑपरेशन करता है तो फिर छोटे छोटे उसके पास क्या होते हैं, आप कहते हो कि ये पार्ट चाहिए, यही पार्ट हम खाते हैं, ये कहते हो ना, तो उस पार्ट के लिए उसने अलग से क्या करके वेपन्स रखे। देखा है आपने? नहीं देखा है? तो जाइए दुकान पे। चलो ये छोड़ देते हैं, ये देखते हैं। आप देखना, जब कारपेंटर के पास जाएंगे तो उसके पास लकड़ी काटने के अलग अलग औजार होते हैं। कई तो वो ड्रिल करता है उसमें, कई कई छोटे उसके एल शेप में वो साइज देता है। कई ऐसे हैं जिसके लिए वो क्या करता है, बड़े बड़े वेपन्स का यूज करता है। काट रहा है लकड़ी को, लेकिन अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग वेपन्स। तो आप चिकन ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना। ठीक है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर अलग अलग ऑपरेशनल टूल्स रख रहा है वो, यही रख रहा है ना, तो मान लो हमने हाथी को मार दिया, अब हाथी का मांस हाथी का चमड़ा फट ही नहीं रहा है, तो कैसे खाएंगे? समस्या तो है। चलो कान खा लिया, लेकिन बाकी कैसे होगा? छोड़ो हाथी, छोड़ो गैंडा मार दिया, उसका जबड़ा बहुत मोटा रहता है, उस पर साधारण गोली का असर नहीं होता है, अब उसको कैसे खाया जाए? वो तो सामने शिकार है, हम खा ही नहीं सकते। यही चीजें है ना। तो इसके लिए मानव क्या करने लगा, नए नए टूल्स को फिर से क्या करने लगा, डेवलप करने लगा। तो मानव यहाँ पे ऑपरेशनल टूल्स को डेवलप करेगा, मानव यहाँ पर सर्जिकल टूल्स को डेवलप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मानव क्या करने लगा, शल्य उपकरण का डेवलप करने लगा। और ये शल्य उपकरण क्या थे, तो किसी विशेष भाग को काटने के लिए क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि मानव क्या कर रहा है, बड़ा पत्थर मार रहा है, लेकिन एक छोटी सी मछली है, उसको कैसे मारेगा? ये भी तो हो सकता है। मछली जब भी अब मारो, अब मछली को कभी किसी को देखा होगा कि पत्थर से मछली को मार के ला रहा है? कभी देखा है? नहीं देखा है। नहीं देखा है ना। और जब नहीं देखा है तो उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर वे होता है, नेट लगाएंगे या फिर उनका जो भी रहता है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, अलग अलग वेपन्स है, और अलग अलग वेपन्स है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो सर्जिकल टूल्स बनाएंगे। हमारे लिए वेपन्स क्या है, पेन है, नोटबुक है, लेकिन हमारे पास अलग अलग पेन है, तो सर्जिकल टूल्स। यही है ना। मम्मी आलू की सब्जी नहीं खा रहे अपन, किसकी खा रहे हैं अपन, तो गोभी की खा रहे हैं। तो हमारे पास टूल्स है ना, समझने के लिए कैसे भी रिलेट करेंगे। तो मानो यहाँ पर क्या करने लगा, सर्जिकल टूल्स बनाने लगा। मानो यहाँ पर सेल या उपकरण ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट देखो, मानो शिकार को जाके पास मारता था, और उसका एक रेशियो ऐसा था कि शिकारी शिकार को 10% करता था, और शिकार शिकारी को 90% करता था। मतलब 100 मामले में 90 मामले में शिकारी खत्म, और 10 मामले में बच गए। तो मानो धीरे धीरे ये भी सोच रहा है कि यार पास नहीं जाने का, पास जाने का मतलब है मोक्ष, है ना। तो दूर से कुछ किया जाए,
तो अब वो ऐसे वेपन्स यूज कर रहा है, चूंकि सर्जिकल आ ही गए, तो ऐसे वेपन्स यूज कर रहा है कि दूर से ही क्या किया जा सकता है, मारा जा सकता है। मरे नहीं लेकिन मूर्छित तो हो जाए, एनेस्थेसिया दे दिया जाएगा उसे, तो उसके बाद तो जाके गर्दन काटा जा सकता है या शिकार किया जा सकता है। तो मानव अब इस परंपरा से युक्त हुआ कि वो क्या करेगा, फेंक कर मारेगा। ठीक, तो मानव जो वेपन्स को फेंक कर मार रहा है, टारगेट कर रहा है। आप साइंस एंड टेक पढ़े हैं? पढ़े हैं ना, पढ़े हैं ना। तो उसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट है, हिंदी है प्रक्षेपास्त्र तकनीक। तो मिसाइल भी तो यही काम कर रही है कि हमने यहाँ टारगेट कर दिया, इस्लामाबाद में जाके फोड़ दिया उसने बम, तो वही फेंक के ही तो मार रहे हैं अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी या प्रक्षेपास्त्र तकनीक की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो इस बात को, इसको लिख लेना है एक पॉइंट। मानो मानो शल्य उपकरण बनाने लगा जिससे जिससे पशुओं का जिससे पशुओं का शिकार आसानी से हो सके, तथा मानव तथा मानव इस अभिवृत्ति से युक्त हुआ कि इस अभिवृत्ति आदत इस अभिवृत्ति से युक्त हुआ कि शिकार 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 करने के लिए औजारों को फेंक कर भी मारा जा सकता है। शिकार औजारों को फेंक कर भी किया जा सकता है। और देखिए इसी संदर्भ में प्रक्षेपास्त्र तकनीक की इसी संदर्भ में प्रक्षेपास्त्र तकनीक की ये इसी संदर्भ में प्रक्षेपास्त्र तकनीक की शुरुआत मानी जाती है। इसको आप हाईलाइट कर देना है ना, हाईलाइट मतलब अंडरलाइन कर देना, किसको, प्रक्षेपास्त्र तकनीक को। ठीक हो गया। अब इस बात को देखो, मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई, अब धीरे धीरे मानो अब क्या करेगा, अब अगर सर्जिकल है तो ठीक है, और मिसाइल आ गया, प्रक्षेपास्त्र तकनीक आ गई, मतलब फेंक कर मारा जा सकता था, तो वो ज्यादातर किसका शिकार करेगा, मछलियों का। ठीक है, ऊपर क्या एम्बुश लगाया हुआ, जैसे मछली दिखी फेंक दिया, जाके सीधे लग गया। और किसका, चिड़ियों का, बर्ड का। चिड़ियों का तो शिकार अभी भी होता है, कहीं कहीं देखना आप गांव में, ट्राइबल जो कम्युनिटी के लोग हैं वो घूमते घूमते, और फिर एक गन आती है, चिड़िया मार गन, आपने देखा है। ठीक, तो दो चीजों की मेनली शिकार होगी, एक बर्ड और दूसरी फिश। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखना। तीसरी बात देखो, अब ये भी तो हो सकता है कि मानव ने जब किसी पशु को मारा तो वो पशु मूर्छित हो गया, फिर उसको ठीक किया तो ठीक भी हो गया, तो अब मानव धीरे धीरे पशुओं को बांध कर रखेगा। पशुओं से सुरक्षा भी होगी नहीं होगी। मान लो उसने शेर पकड़ लिया, वैसे पकड़ेगा नहीं, है ना। मान लो कोई ऐसा पशु पकड़ लिया, तो उससे छोटे लेवल के जितने पशु होंगे उससे सुरक्षा होगी। हाथी को ही बांध लिया तो शेर जल्दी आएगा नहीं। ठीक, तो अब पशुपालन से युक्त हुआ, और या तो क्या होगा, सुरक्षा होगा, कभी हमें खाना नहीं मिलेगा तो इन्हीं को क्या करेंगे,
यही होगा ना। तो कभी कभी उनको भी क्या करेगा, वो खत्म करेगा। दो चीजें। तीसरा, धीरे धीरे पशुओं से खेलने की प्रवृत्ति से युक्त होगा, एंटरटेनमेंट। तीन चीज, ठीक है। तो मानो अब यहाँ से क्या करने लगा, पशुपालन करने लगा। तो पशुपालन की शुरुआत कहाँ से मानी गई, मध्य पाषाण, ठीक है। तो लिखिए, चलो पशुओं को पालने लगा, लेकिन हमें जानकारी, आरंभिक जानकारी हमें कब मिली, किस क्षेत्र से मिली, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मानो पशुओं को धीरे धीरे पाल रहा है, पहले डॉग पाल रहा है, फिर आगे चल के धीरे धीरे पशु पक्षी भी पाल रहा है। लेकिन हमें जो पहला एविडेंस प्राप्त हुआ, जानकारी हमें मिल पाई, किससे, ऐतिहासिक प्रमाण से। कैसे हो रहा होगा, आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक, ठीक है, कि किसी हड्डी मिल गई होगी, या फिर कुछ ऐसा चीज मिल गया होगा, या फिर कुछ जहां वो बांधते थे वही कुछ प्रमाण मिल गया होगा, ठीक है। तो पशुपालन आरंभ कब हुआ, लेकिन हमें आरंभिक जानकारी कहां से मिलती है, कहां से, नागौर से। कहाँ है, राजस्थान, ठीक। तो हमें आरंभिक जानकारी नागौर नागौर से मिल रही है, लेकिन पशुपालन आरंभ कहां से हुआ, मध्य पाषाण काल से। अब आप बताओ कि अगर हम पशुओं को पालेंगे, गांव में दो ही चीज के लिए लड़ाई हमेशा होती रही, एक खेत और एक पशु। अगर आप गांव से हैं आप लोग, कहाँ से हैं, इटावा से, आजमगढ़, बुलंदशहर, आयो, अरे आप तो स्टोरी चलो। तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है, दो ही चीजों की लड़ाई हो रही है, या तो तुमने हमारे खेत की बांध इधर उधर कर दी, मेड़, या फिर तुम्हारे पशु हमारे यहाँ, तो लठ चल रहा है, ऐसी चीजें चल रही हैं। तो भाई जब पशुपालन होगा तो युद्ध होगा, होगा। और युद्ध होंगे तो युद्ध तो बाद में होंगे, पशुओं की चोरी भी होगी। यार उसकी गाय बहुत अच्छा दूध देती है, उसे एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं। तो रात को गाय खोल लिया उन्होंने, पहले गाय कम भैंस ज्यादा खोली जाती, बैलों को चुरा लिया गया। गाँव में देखना कि आपके दादा बता रहे हैं कि उनके यहाँ बैल रहते थे, वो बैल इतने सुडौल रहते थे, इतने मजबूत, उनके यहाँ घंटी लगी रहती थी। क्यों, क्योंकि वो खेती बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, ठीक से जी पा रहे हैं, सर्वाइवल अच्छी है। तो हम अपने बैल को बहुत साफ सफाई से बहुत सजा के रख रहे हैं, और वही हमारे प्रेस्टीज का सिंबल है कि उनके यहाँ दो जोड़ी बैल थे, सुना होगा आपने। तो इसका मतलब ये है कि क्या है, सारी चीजें सोर्स ऑफ इकोनॉमी। अब पशुपालन जब हुआ तो इसके दो तीन बेनिफिट आ रहे हैं ना। पहला क्या है, सुरक्षा है, दूसरा इंटरटेनमेंट है, तीसरा हमें मिल्क भी मिल रहा है, और चौथा भोजन की कमी हो गई तो अपन डिनर भी अच्छे से कर ले रहे हैं। तो हमें बेनिफिट है। तो युद्ध भी होगा, किसके लिए, पशुओं के लिए। और आक्रमण भी होंगे, चोरी का मतलब क्या है, आक्रमण। तो युद्ध व आक्रमण भी होंगे, किसकी वजह से, पशुओं के लिए। तो हमें आरंभिक साक्ष्य भी मिलेगा, और आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, सरायनाहर से, ठीक। तो यहाँ पशुपालन जब आरंभ हुआ तो फिर क्या हुआ, युद्ध एवं
और जब युद्ध एवं आक्रमण होंगे तो आरंभिक साक्ष्य कहां से मिलेगा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। हम अभी तक मोटा मोटी यही बात समझ पा रहे हैं कि एक इंसान रहा, मानव रहा, मानव ने शिकारी जीवन स्टार्ट किया, उसके लिए उन्होंने तरह तरह के औजार बनाए, और औजार बनाने की प्रक्रिया के कंटेक्स्ट में क्या हुआ, उसने क्रोड से लेकर चॉपर चॉपिंग तकनीक, ठीक है, और चॉपर चॉपिंग तकनीक से आगे की यात्रा हुई तो उसने क्या कर दिए, ऑपरेशनल टूल्स बना लिए, जिसको हमने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोल दिया। क्लियर है? अब जब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए तो उसका यूज भी बड़े लेवल पे, और उसी में क्या हुआ, टारगेट लॉक करके मारा गया, तो उसके लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी का यूज। अब जब मिसाइल टेक्नोलॉजी आई तो पशुओं का पालन भी स्टार्ट होगा, पशुपालन स्टार्ट हो गया, पशुपालन आ गया तो चोरी भी, और चोरी को बड़े लेवल पे हमने आक्रमण और युद्ध की संज्ञा दे दी। तो अभी तक तो इतनी कहानी चल रही, इसमें कोई डाउट है? चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन लिखें क्या, करेंगे क्वेश्चन? बिल्कुल, तो लिख के लाना पड़ेगा। हाँ, नहीं लिखने में कोशिश क्या करना है, सही लिखने में कोशिश करना है, लिखने में क्या कोशिश करना है कि नहीं? एक चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये कौन से मानव जीवन का इतिहास है जो अभी तक हम पढ़े हैं? अभी तक मतलब मेसोलिथिक तक, नहीं तो मानव जीवन का इतिहास अभी भी आगे भी रहेगा, समझ रहे हैं? तो मानव जीवन का इतिहास, या ऐसे लिखो, जीवन की यात्रा, यात्रा शिकारी जीवन से शुरू होकर पशुपालन तक, अच्छा एक चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से, हम क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जैसा हमें सर ने बताया कि आपका थोड़ा आंसर राइटिंग भी ज्यादा वीक है, तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर लेवल वाइज मेहनत करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा राष्ट्रवाद, वो इजी क्वेश्चन था, उसके बाद एक ट्यून ऊपर लेकर गए, फिर अगला ट्यून लेकर जाए, तो जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपन क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो आप अपना ये जो लिख कर लाएंगे उस पर अपना नाम, बैच तो आपका एक ही है, और डेट, ये दो चीज़ें जरूरी, ठीक है? और इसको क्या करना, आपके पास फाइल वाइल होगा, वो जो बाहर मिलता है स्टिकी फाइल वगैरह, तो वो डेट के साथ इसमें आप क्या करोगे, जैसे आज कल लिख कर लाएं, चेक कर दिया, फिर आप उसमें ले जाकर रख दोगे। ऐसे जब तक अपनी क्लास चलेगी, अगर हम 25 क्वेश्चन भी करा गए आपको, तो आप खुद देखना, मैं अपने आप से नहीं कहूँगा, पहले क्वेश्चन जब आप लिख रहे थे और 25वां क्वेश्चन जब आपने लिखा, तो उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाए। आप खुद देखना, इस बात को उस टाइम याद करना है ना। और जब डिफरेंस आ जाएगा तो एक बात मान के चलना है कि अगर तुम मेहनत सही दिशा में करोगे तो तुम्हें सारी चीजें आएंगी, बस दिशा सही होनी चाहिए, मेहनत सही, और ये तभी सही होंगी जब समझ सही से होना चाहिए। अब हमने बता दिया और वही चीजें हमने पूछ दिया, अभी तक हमने जितना पढ़ा ना उसका सिनॉप्सिस यही एक लाइन। मान लो कि हम शादी में गए, अयोध्या चले गए, है ना, वो तो बहुत जाना होगा, है ना, अभी वो 10 सालों तक यही दबदबा रहेगा। तो मान लो हम अयोध्या चले गए, आजमगढ़ चले गए चुनाव में, ठीक है,
तो फिर क्या करना होगा भाई, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, शादी घर में आ गई, कोई ऐसा फंक्शन आ गया, जाना कंपलसरी हो गया, तो भाई हमारा ये तो छूट गया। और एक बार जो चीजें छूट जाती हैं फिर उसको करने में 10 दिन 15 दिन तो हो ही जाता है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे सिनॉप्सिस रेडी रखेंगे, छोटी सी डायरी रख लेना हर सब्जेक्ट की। और यात्रा में है या घर पे ही है, 5 मिनट तो टाइम होगा ना यार, अपन तो बराक ओबामा की फैमिली से तो आते नहीं है, तो इतना तो टाइम होगा हमारे पास। तो इसी को पढ़ लिया और इसको पढ़ने के बाद वहीं पे 2 मिनट क्या कर दिया, फ्रेमिंग कर दिया तुरंत, कि भाई आखेटक रहा, फिर क्रोड टेक्नोलॉजी बढ़ी, फिर चॉपर चॉपिंग तकनीक। ये करने के बाद माइंड में इतनी बातें तो आ गई कि भैया ये जो पढ़ा था इसमें ये पॉइंट थे जो क्या थे, मेन थे। तो उससे आपका दिमाग कनेक्टिंग के तौर पर रेडी रहेगा, इंटरलिंक के जरिए रेडी रहेगा, इंटरलिंकिंग पावर धीरे धीरे बढ़ती जाए। तो अभी जो जो चीजें हम पढ़ेंगे उसकी सिनॉप्सिस दे दिया करेंगे। ये चीजें हम रेगुलर नहीं करेंगे, ये हम करेंगे मुश्किल से 5 से 6 बार। 7वीं बार हम आपसे पूछेंगे कि सिनॉप्सिस क्या है इसका, जो हमने अभी पढ़ा इसका 1 लाइन 2 लाइन में बताइए क्या है, क्योंकि आप ही को एग्जाम लिखना है ना, तो आप सीखेंगे ना। तो 5-6 बार अपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप करें। ठीक, तो इसको लिख कर लाएंगे। इसको लिखना है, सिर्फ व्याख्या करें, बहुत आसान सा है, कर लेंगे। तो कल ला देना, ठीक, कल ला के दे देना। और मैं 10 मिनट पहले हूँ तो उसी टाइम चेक कर लूंगा, नहीं तो फिर मैं 1 दिन बाद दे दूंगा आपको, चलेगा? चलो, अच्छा इसका पहला लाइन कैसे लिखेंगे? वही पूछ रहे थे, मतलब सब चीज हम ही बताएं? तुम बता दो क्या क्या लिखना है, तो हम तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट बता देंगे। गिव एंड टेक पे सारी चीजें चलेंगी, तभी सीखेंगे। क्या क्या लिखना है तुम ये बता दो, हम पहला पॉइंट बता देंगे। ठीक, अच्छा, क्या लिखेंगे? ठीक है, अच्छा, थोड़ा फास्ट करेंगे, फास्ट। ये तो अपन समझा रहे हैं ना, मेन मेन पॉइंट, जैसे ही ना। आप बताइए पीछे। अधिकारी बनेंगे ना तो आवाज बुलंद होनी चाहिए। अच्छा, जब भी हम आपसे ये सब पूछे ना तो आपको कहानी नहीं बताना है, कहानी तो आप समझ रहे हैं, आपको कीवर्ड्स पे ऊपर बात करना है। हम आपको कीवर्ड से पूरा इतिहास सिखाएंगे कि कैसे एक वर्ड से पूरा सारी चीजें जर्नी कर रही हैं, है ना। तो आपसे जब भी कुछ पूछे कि क्या बताइए आपने क्या समझा, तो आपको कीवर्ड्स नहीं बताना है, क्योंकि ये ध्यान में रहेगा ना कि हाँ ये कीवर्ड्स है। क्योंकि ये पता करना है कि कौन सा कीवर्ड से, बड़ा टफ काम, इंसान को 5 साल लग जाते हैं मुखर्जी नगर में इसको पता करने के लिए। तो हम इस प्रक्रिया में रहेंगे तो अभ्यस्त हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हमने पूछा अभी तक हमने क्या पढ़ा, आपको बताना है मानव आखेटक था। समझना साधारण है, लेकिन भाषा का प्रयोग असाधारण करना है। आखेटक था, तो आखेटक था तो उसने शिकार करना स्टार्ट किया, शिकार करना स्टार्ट किया तो औजार बनाए, औजार के लिए उसने 2 मेथोलॉजी लगाई, क्रोड और चॉपिंग चौपट, खत्म। ये है सर बात, किसकी बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं हम पूरा पाषाण।
उसी में मानव ने पत्थरों को तोड़ने के क्रम में या फिर क्रूड तकनीक के क्रम में मानव ये जान पाया कि इससे चिंगारी निकल रही है जो आग की आविष्कार मानी जाती, या क्रूड तकनीक के माध्यम से मानव यह जान पाया कि यह आग का संकेत करती। बात वही है, कहने का तरीका बदल रहा है ना, धीरे धीरे इस प्रक्रिया में आ जाएंगे। तो ये कहानी पूरा पाषाण की है। उसके बाद मेसोलिथिक की कहानी आती है, मध्य पाषाण की, जहां मानव क्या करने लगा, और अच्छे से शिकार करने लगा, और उसके लिए उसने क्या किया, सर्जिकल शैल्य उपकरण आरंभ कर दिए जिससे शिकार को आसानी से किया जा सकता था। उसके बाद उसने क्या किया, इसी शैल्य उपकरण के जरिए मानव ने शिकार को आसान बनाने के लिए प्रक्षेपास्त्र तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और यही वो दौर है जहां से प्रक्षेपास्त्र तकनीक की शुरुआत मानी जाती है। इस लाइन को हम अंडरलाइन करके हाईलाइट करेंगे, क्योंकि अभी जो वॉर चल रहा है, अभी जो शक्ति है वो किसकी है, भारत के पास मिसाइल की तो है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मानव क्या करने लगा, पशुओं के क्रम में मानव पशुओं को पालने लगा। अब पशुपालन जब हमने कहा है तो सिर्फ पशुपालन लिखकर छोड़ना नहीं है, वो 4V बता रहे थे ना अपन, एंटरटेनमेंट हो गया, आग का आविष्कार हुआ तो आग से क्या क्या चीजें मिल सकती थी मानव को, पशुपालन से उसको क्या क्या चीजें मिल सकती थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ मेंशन करना है। हमारा कोई डिस्कशन ऐसा नहीं होगा जो बियॉन्ड द लाइन जाएगा। हम आपको गांव की यात्रा कराएंगे और पता चलेगा टॉपिक खत्म, तो उसके लिए फिर करना पड़ेगा ना ये। तो पूरी मेसोलिथिक करने के बाद फिर क्या करेंगे, इस प्रकार मानव जीवन शुरुआती से संघर्षपूर्ण रहा, और संघर्ष इसलिए है कि मानव क्या कर पाए, भोजन अच्छे से मानव को मिल पाए। और इस प्रक्रिया में अभी तक की ये कहानी, अभी तक की यात्रा मध्य पाषाण तक होकर जाती। आगे की यात्रा नव पाषाण है, बस 150 वर्ड हो जाएगा। पहला लाइन क्या लिखना है वो हम बता देते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपन चलेंगे। पहला लाइन देखो क्या लिखना है, कीवर्ड्स फाइंड आउट करें। ये 2-3 क्वेश्चन में हमें इतना टाइम लेंगे, फिर अपन आगे आ जाएंगे, ठीक। इसमें कीवर्ड्स क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका, कुंदन। यहाँ कीवर्ड्स क्या है, मानव जीवन के अंतर्गत शिकारी जीवन और पशुपालन। कोई और कीवर्ड्स है? नहीं, यही दो है, पक्का। चलो यूनिटी है तुम लोगों में, हाँ चलो बहुत बढ़िया। पहला क्या है भाई, शिकारी जीवन। और दूसरा क्या है, क्लास को थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा, कई ऐसी बातें हैं जो आपको अभी समझ में आ जाएंगी और बाद में पता चलेगा कि अरे इस एक वर्ड से हमने इतना बड़ा काम कर दिया। तो ये आपको समझना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ अच्छे से, आप अपना काम करिए, ठीक है। अब इस 2 वर्ड में हम पूरी चीज समझ लेते हैं। क्वेश्चन की आधी जर्नी तब पूरी हो जाती है जब आप कीवर्ड्स को फाइंड कर लें। आसान शब्दों में क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वैसे क्वेश्चन की डिमांड इतनी इजी है कि वो समझ में ही आ रहा है, ठीक है। तो शिकारी जीवन और पशुपालन, LHS इक्वल टू RHS करना है ना हमें क्या कहेंगे उसे, मैथ में हम कर रहे थे ना, हमें बहुत मजा भी आता था। हेंस LHS इक्वल टू RHS, अपना सिग्नेचर हेंस प्रूव्ड करते थे, तो वो भी एक दौर। और ये देखो, शिकारी जीवन किसका, मानव का। मानव शिकार करेगा, मानव शिकार करेगा तो शिकार के लिए वो वेपन्स का प्रयोग करेगा, और वेपन्स को बहुत ज्यादा तीक्ष्ण बनाने के लिए वो क्या करेगा, क्रूड और प्रयोग करेगा, ठीक। और उसके आगे की काल की बात करें, उसके आगे और ऑपरेशन बनाएगा। अगर सिर्फ बंदूक से गोली निकल कर मारनी होती तो बंदूकों के अलग अलग क्लास, अलग अलग कैटेगरी नहीं आ रहे हो, AK-47, AK-56, इंसास, शॉटगन, स्नाइपर, काम तो एक ही कर रहा है ना, लेकिन अलग अलग वे में कर रहा है, सबकी मारक क्षमता अलग अलग।
शॉटगन एक बार करोगे, एक बार लोड, तब तक उधर से तीसरी आंख तुम्हारी खोल देगा। तो ऐसा है ना कि एक ही बैरल में गोलियां चले, लगातार चले, समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ, इससे आगे वेपन्स और आगे बढ़ेंगे, और उस वेपन्स का नाम हमने क्या कर दिया, शैल्य उपकरण। अब ये क्या कर रहा था, मानव फाइनली क्या कर रहा था, तो शिकार अब मानव क्या कर रहा है, प्रक्षेपास्त्र तकनीक के जरिए कर रहा है। और जब प्रक्षेपास्त्र तकनीक के जरिए कर रहा, तो मानव यहाँ पे क्या कर रहा, जब शिकार करेगा तो एक बात है कि वो मांस भक्षण करेगा, पहली चीज। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो पशुओं को पकड़कर घर लाएगा, और पशुओं को पकड़कर घर लाएगा तो फिर क्या करेगा, प्रूव हो गया, यही तो करना था। तो पहले वर्ड को लास्ट वर्ड से जोड़ देना है, आंसर राइटिंग इतनी ही है, लेकिन इस जोड़ने में बहुत हालत खराब हो जाती है, इसीलिए हम जीरो लेवल से सीख रहे हैं। ठीक, ये समझ में आ रहा। अब एक चीज देखो, पशुपालन के लाभ क्या है, तो मानो पहली चीज, जब भी आप आंसर लिखोगे ना, यहीं तक नहीं लिखोगे, इसका इम्पैक्ट आगे क्या पड़ सकता है। जब भी आप घर बनाते हो ना, तो देखना ऊपर एक सरिया छोड़ देता है वो, कि अगर आप ऊपर बनाए तो कनेक्ट कर पाए, ठीक है, तो वही है आंसर राइटिंग। ठीक, तो सुरक्षा, और सुरक्षा के साथ भोजन पूर्ति, भोजन पूर्ति वर्ड सही नहीं रहेगा, खाद्य पूर्ति है ना, और कृषि है ना, खेती नहीं कहेंगे, कृषि करेंगे, कृषि और मनोरंजन। इसी को आपको लैंग्वेज देना है, यही लैंग्वेज देना है ना। ठीक, तो जब भी आप आंसर लिखेंगे, दो बातें ध्यान रखना, कि पहली चीज कि आप, ये सिनॉप्सिस है, ठीक है, तो आप पहले ऐसा ग्राफ बनाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के नीचे हम ऐसा कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे। अरे अपना नोट्स है ना, हम सीख रहे हैं ना, दूसरे को थोड़ी दिखाना, हमें दिखाना है ना यार, तो फिर शर्म कैसा है। तो कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे, कीवर्ड्स अगर फाइंड आउट हो गया, तो फिर इसके बाद इसकी ग्राफिंग करेंगे, और ये करने के बाद तब यहां से लिखेंगे उपरोक्त कथन, मतलब यहां से लैंग्वेज देंगे। इसमें दो तीन चीजें क्लियर हो गई, क्वेश्चन की डिमांड क्या कर रहा है, लाउड एंड क्लियर समझ में आ रहा है, फिर उसमें लैंग्वेज का फ्लो कैसे जाएगा, ये हमें इस ग्राफ से समझ आ रहा है, और लैंग्वेज क्या रहेगा वो पढ़ के देखना पड़ेगा, जब चेक करेंगे तो पढ़ के देख लेंगे, यही बातें हैं। तो अब ये हो गया, फिर भी अभी तक नहीं बताया हमने उपरोक्त कथन, पहला लाइन क्या लिखेंगे, नहीं बताया ना अभी, तो अब बता रहे हैं, देखो क्लियर है यहाँ तक। अभी लिखना आपको ये है, उपरोक्त कथन, जब ये दो फेज कर लेंगे तब, उपरोक्त कथन मानव जीवन के बारे में बात करता है, और इसका दौर पूरा पाषाण से शुरू होकर मध्य पाषाण तक की बात करता है, या उपरोक्त कथन मानव जीवन के पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण तक की बात करता है। इसका मतलब पहले ही सेंटेंस में आपने क्लियर कर दिया कि हमारे आंसर का भटकाव नहीं होगा, हम पूरा पाषाण से कहाँ जाएंगे, मध्य पाषाण, तो हमारा पूरा आंसर उसी में जाएगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट ठीक लिख दिया, इसका मतलब आप भटकाव से बच गए, और हमें इसी के बीच में सारा आंसर। तो इसीलिए पहला जो सेंटेंस होता है, जैसे इंट्रोडक्टरी बॉडी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वही पढ़ के, अब जैसे आप आंसर लिखोगे 20 मिनट में, हम उससे चेक करेंगे 2 मिनट में, आप कहोगे यार क्या कर रहे हैं यार, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, कीवर्ड्स देख रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि देखो आंसर कैसे चेक कर रहे हैं अपन, इस कीवर्ड को इससे कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो काट रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे लगता है। तो अगर 2 मिनट नहीं लगेगा तो तुम भी उस क्वेश्चन को देख के तो समझ पाओगे कि 2 मिनट में तो समझ गए कि इसका डिमांड क्या है, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो 5 मिनट में लिख लेंगे, यही यात्रा होगी ना। तो यहाँ तक क्लियर है, चलो तो ये आप नोट करोगे क्या कि लिख कर लाओगे।
आप क्लास एब्सेंट नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आपको समस्या हो जाएगी, फिर हम आपको इग्नोर करने लगेंगे। नहीं, समस्या है ना हमारे साथ, जो रेगुलर आएगा उसी से अपन कनेक्टिविटी बना पाएंगे ना। वो इसलिए क्योंकि मान लो आज जो पढ़ाएं कल आएंगे क्लास लें, तो आज जो पढ़ाएंगे तो आप ही से पूछ पाएंगे, आपसे पूछेंगे तो कहोगे मैं नहीं आता, फिर आपसे क्यों पूछेंगे। और जो क्लास लेट आएगा उसको 10 मिनट हम अपन वहां खड़ा करेंगे। ठीक, ठीक है। अब ना आज डेली क्लास में ना ऐसे लिख देना D1 D01। जैसे आज अपनी क्लास है तो जो पहला पेज है वहां अपन ऐसे लिख लेंगे, हर क्लास में लिखना है ना। हाँ, डेट के साथ D1, मैं बताऊंगा इसका बेनिफिट क्या है बाद में। जैसे थोड़ा बहुत मैं अभी बताता हूँ, मान लो एंशिएंट हिस्ट्री हमारी 20-25 क्लास में खत्म होगी, तो हमारे माइंड में है कि 25 क्लास में हमने क्या किया है, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म किया है, तो रिवीजन मोड में हम इसे सिर्फ 3 क्लास में खत्म करेंगे, अर्थात 10 घंटे में, 6 घंटे में, 9 घंटे में। तो ये एक क्या हो गया, माइंड को एक मैसेज गया कि सीधे उसके 1/3 पे कवर करेंगे। लेकिन अब मान लो कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो तुम डेट से कैसे फाइंड आउट करोगे, तुम्हें 4 दिन तो बैठना पड़ेगा कि ये इतने क्लास में खत्म हुई, ये इतने क्लास, समझ। तो ऐसे ऐसे ये हो गया। अब देखो, मानो कि अगली यात्रा बढ़ेगी आगे, मानव के पास वेपन्स भी है, मानव के पास पशु भी, और मानव धीरे धीरे आग का भी आविष्कार कर चुका है। ठीक है, अब आप बताना, मानव के पास 2-3 चीजें हैं जो कॉमन है, ध्यान देना। जब भी हम कहीं जंगलों में जाके रुके, ठीक, तो हमारे पास एक वेपन्स होना बहुत जरूरी है, होना जरूरी है। जब भी हम रुके तो पशु पालन होना जरूरी है, पशु घोड़े होने जरूरी है। गांव में पहले बाबा लोग आते थे ना, तो घोड़े से आते थे, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, सुना होगा, है ना। या गांव में पहले घोड़े भी रहते थे कि वो निकलेंगे तो भाई बलिया होते हुए, आजमगढ़ होते हुए, बहुत दूर जाना है तो उसके ऊपर सामान रख दिया या खुद बैठ गए। ठीक, तीसरी बात कि आपके पास आग होना चाहिए। आग का मतलब ये है कि सुरक्षात्मक चीजों के लिए आग का रुकना जरूरी है। जैसे आप जब ठहरेंगे तो फिर क्या करेंगे, आप आग जलाएंगे। तो मानो ये 3 काम तो अभी तक कर ही चुका है। ठीक, तो अब आप बताओ कि मानो अगर आग, अभी तक आग का हमने इंपॉर्टेंस 2-3 देखा है, चौथा ध्यान से सुनना। मानो जब आग का आविष्कार कर चुका है, तो मानव उस आग से जंगलों में आग लगाएगा, लग ही जाएगी, और लगाएगा भी, झाड़ियों को साफ करेगा, क्योंकि मानव वहां रुकना चाहता है, सफाई करेगा, करेगा। तो मानव अब आग लगाकर बड़ी बड़ी लैंड प्राप्त कर रहा है, जंगलों में आग लगा दिया, खत्म कर दिया, लैंड प्राप्त कर। ठीक, तो एक बात बताओ, मानव को जमीन मिल गई, मानव को भूमि मिल गई,
अब मानव को भूमि मिली तो इस भूमि का भी दो प्रयोग है, एक तो उस वहां रह सकता है, एक वहां कृषि कर, ठीक। तो मानव यहाँ पर कृषि कर सकता है, और कृषि क्या करेगा, कोई एक लकड़ी का वेपन्स लिया या फिर मेटल स्टोन का, और उससे क्या कर रहा है, मिट्टी को खोद रहा है, वही कृषि की शुरुआत होगी, यही होगी ना। तो अब आप बताना ध्यान से, मानव अभी तक घुमंतु है, शिकार के लिए इधर उधर जा रहा है, लेकिन मानव अब बताओ अस्थाई होने के लिए, मानव को एक जगह रहने के लिए क्या ये सारी आवश्यक दशाएं नहीं मिल रही हैं उसको, मिल रही हैं। तो भैया आप बताओ कि गांव बना तो गांव की शुरुआत के लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं, इधर देख के बोलना है, इस पे होगी पक्का। चलो, तो गांव की आवश्यक दशा, गांव बनने के लिए भी आवश्यक दशाएं मौजूद। एक प्रश्न बताना, अस्थाई जीवन के लिए आवश्यक दशाएं मौजूद हैं, यहाँ नहीं आए तो नहीं बोलना, नहीं तो जो हाँ हाँ करते हो ना बाद में, मैं अभी जितना लिबरल दिख रहा हूँ इतना नहीं हूं मैं, क्योंकि आपने पढ़ लिया तो फिर मैं पूछूंगा ना यार आपसे कि आप कितना पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो बताओ स्थायी जीवन के लिए, इसका मतलब कि अगर ये दौर की बात करें तो इस दौर में तीन बातें समझ पा रहे हैं। मानव के अस्थायी जीवन की शुरुआत यहाँ से होगी, ठीक है। दूसरा, मानव यहाँ से गांव का विकास कर पाएगा, मानव झुंड बना के एक साथ रहने लगेगा, और रहने के लिए सारी दशाएं मौजूद। दो बात, सबसे बड़ी बात होगी कि मानव ने जब जंगलों को साफ किया तो मानव को एक प्लेन लैंड मिला, और वो मानव कृषि कर पा रहा है। इसका मतलब कि मानव जीने के लिए तो अब कुछ तो खा सकता है, उगा सकता है, उत्पादन कर सकता है। और ये मानव के जीवन में सबसे बड़ी घटना रही कि भाई हम इसे उगा सकते हैं। अब मानव जब कुछ भी चीजें खाएगा तो उसके लिए अब वो बर्तन बना रहा है मिट्टी के और पत्थरों के। जो मिट्टी और पत्थरों के बर्तन को अगर वो बनाएगा तो उसमें वो खा सकता है। रहने के लिए उसके पास क्या है, अब घर बना सकता है, लकड़ी को जोड़ देगा घास फूस करके, आग है ही तो आग से खाना बन जाएगा, बाहर पशुओं को बांध रखा है। तो गांव की शुरुआत तो ऐसे ही मानी गई। तो इसी दौर को क्या बोल दिया गया, नवपाषाण काल। तो न्यूलिथिक एज में मानव की जीवन कैसी हो गई, स्थायी। समझ पा रहे, इसी बात को हमें लिखना है। देखो यहाँ पे क्या होगा अस्थायी जीवन की शुरुआत हो जाएगा, ठीक। कृषि की शुरुआत, ठीक है। चलो, अब एक चीज देखना, इसमें जो बड़ी क्रांति हुई वो किसकी हुई, कृषि की। इसीलिए इसको एक और नाम दे दिया गया, इसे क्रांति के काल की संज्ञा दे दी गई।
इसे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कह दिया गया, क्रांति के काल। ये नौ पाषाण को मानव जीवन की ये पहली ऐसी घटना रही कि अब हम भागम भाग नहीं कर रहे, अब हमें भूखे सोना नहीं पड़ रहा है, अब हमें अपना घर मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि मानव अब झुंड में रह रहा है। अब जब मानव खेती करने लगा तो इसका इनिशियल एविडेंस भी तो चाहिए, आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले। तो इसके लिए देखना कि मानव ने जब कृषि की शुरुआत करी तो इसके आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे, तो मेहरगढ़ से। किसके? कृषि, एग्रीकल्चरल। ठीक, तो एग्रीकल्चरल वर्क्स अगर स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब आप इस बात को समझो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, अस्थाई ग्राम का विकास हो जाएगा। अब ध्यान से सुनते जाना है। अब तुम बताओ कि गांव में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? गांव में हम रहेंगे तो खाना खाएंगे, तो बर्तन का प्रयोग करेंगे, तो कौन सा बर्तन होगा उस समय? मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी को अपन मृद भांड कह लेते हैं, है ना। तो मृद भांड का ठीक। अब देखना एक चीज, अब मान लो कि गांव में लोग रहेंगे, तो पहले गांव में लोगों के पास वेपन्स रहता था, अभी भी है। उनके पास पता नहीं कौन कौन सा फरसा रहेगा, भाला रहेगा, रहता था। और वो भी 20-20 फीट का, जैसे ये 3 फीट के हैं, वो 20 फीट का है। ऐसा देखा होगा अपने गांव में कि वो रखा जाता था। तो औजार तो रखे जाते थे, कुछ नहीं रखा जाता तो क्या रखा जाता? लठ रखा जाता था, 4-5 एक साथ। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, रात में खासकर वो एक साथ रखे जाते थे। चोरी होगी तो एक ही बार चोरों पे अटैक किया जाएगा, ऐसी चीजें थी। तो इसका मतलब कि औजार तो यहाँ भी रखने पड़ेंगे। तो औजार किस चीज के बनेंगे? औजार किस? हाँ, पत्थरों के ही बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? उपकरण भी बनेंगे, और उपकरण किसके होंगे? पत्थरों के ही तो होंगे। ठीक। अब धीरे धीरे इस व्यवस्था में मानव अभ्यस्त हो गया कि मानव क्या करने लगा, तो एक धातु का भी प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया उसने, और उसी धातु का नाम है तांबा। ठीक। तो यहाँ पर मानव धातु का प्रयोग, तो ये है नवपाषाण काल। हो गया। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं।
ये हो गया आपका। देखो ठीक है, इसको अभी बात कर लेंगे इस पे ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ध्यान से सुनते रहे। मानव जीवन की यात्रा जंगलों से गांव की ओर है, लिख सकते हैं। मानव जीवन की यात्रा घुमक्कड़ से स्थाई की ओर, लिख सकते हैं। मानव जीवन की यात्रा शिकारी जीवन से अस्थाई जीवन की ओर। 4-5 क्वेश्चन बन सकता है इस वे में, बन सकता है। तो ये 5 क्वेश्चन नहीं है, ये पांचों क्या है, सिनॉप्सिस। और ये क्या है, ये भी सिनॉप्सिस। अभी तक हम जितनी चीजों को पढ़ रहे थे वो सभी के सभी क्या है, सिनॉप्सिस। तो हमने किसी टॉपिक को डिटेल पढ़ा कि उसमें क्या क्या मेन पॉइंट हो सकते थे, कैसे यात्रा कर रही थी सारी चीजें। दूसरा, जब पढ़ने के बाद जब हम समझ गए तो फिर उसको एक लाइन में हमने क्या किया, अपने पास रख लिया, और उसी को हमने क्या कह दिया, शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस कह दिया। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नौ पाषाण की यात्रा क्या है, ठीक है। हम आपको होमवर्क बहुत ज्यादा देंगे, आप हमें आके बोल सकते हैं अकेले में कि सर मत दिया करो, तो हम नहीं देंगे, है ना। बोल देना कि सर उतने पढ़ने वाले हम लोग हैं नहीं, तो कोई इश्यू नहीं, अपन बिल्कुल नहीं देंगे, है कि नहीं, है ना। तो आपको देखो अब यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन वो लिखना है जो पहला क्वेश्चन था, इसको क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, इसमें मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। इसमें पहले बताओ कीवर्ड्स क्या है। आखेटक, 2 वर्ड दिख रहे हैं हमें, है ना। एक है इसी को आपको प्रूफ करके लाना है, LHS इक्वल टू RHS। ऐसा नहीं है कि वही आए, मतलब मीनिंग आ जाए, समझ रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, ग्राफ डिजाइन करके लाना है, आखेटक से लेकर, हाँ अब वो चीजें हम रिपीट नहीं करेंगे ना, फिर वो आपको पता चल जाएगा, फिर है ना, खुद फाइंड आउट करेंगे। तो इसको डिटेल करके आना है, एक एक वर्ड क्लियर रखना है, जैसे अपन पिछली बार कर रहे थे अभी पिछले क्वेश्चन, तो वैसे करके आना। और जब वो कर लोगे तब क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना तब। लेकिन यहाँ हम आपको थोड़ी राहत ये दे रहे हैं कि आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले का क्वेश्चन का आंसर, कीवर्ड्स और उसकी ग्राफिंग जो कर दिया गया है, और आंसर, लेकिन इसका सिर्फ ये ग्राफ चलेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो हमने पढ़ लिया ना क्या, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, और क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है इसका मतलब समस्या हमारे में क्या आप में, जोर से बोलो कि रिकॉर्ड करवाएं हम। चल हो गया, ठीक। तो ये लिख लिया आपने, ठीक। अब आगे देखना, अगले चैप्टर की अपन बैकग्राउंड बना रहे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से सुनो। आप एक बात बताओ,
कि अगर आप धातु का प्रयोग करोगे, आपके गांव से आप पहले लड़के होंगे या 2-4 लोग होंगे जो सिविल सर्विस के लिए आए होंगे। लड़के मतलब लड़के लड़के, जेंडर जस्टिस बिल्कुल करेंगे अपन, है ना। तो दोनों आए होंगे, 2-3 लड़के होंगे। लेकिन अब ऐसा क्रम आ गया कि हर बच्चा क्या है, सिविल सर्वेंट ही बनना चाहता है, वो रील्स को देखकर। समझ रहे हो, इशारा समझना। रील्स को देखकर उसको लग रहा है कि ये दुनिया तो बड़ी क्या है, अच्छी, तो अपन चलते हैं। और यहाँ आने के 6 महीने बाद लगता है यार कि गांव में ही ठीक, क्योंकि यहाँ जो दिमाग का कचड़ा हो जाता है, पढ़ रहे हैं तो टेंशन, नहीं पढ़ रहे हैं तो और टेंशन, और जब नहीं पढ़ोगे तो कुछ उल्टी सीधे काम में करो। अब चूंकि आप देखना कि इतना टाइम तो अपन रह ही जाते हैं कि घर वालों को पागल बना सकते हैं कि अरे पॉलिटी का ये, फिर ये वो, मम्मी को लगा यार बेटा बेटी पढ़ रहा है अपना, लेकिन वो लाइब्रेरी में बैठ ही नहीं पा रहा है 2 घंटे एक साथ। एक बार आया 2 घंटे सही से बैठ ही नहीं पा रहा है, 10 मिनट बैठ रहा है तो सर दर्द हो जा रहा है, नहीं तो चाय पीने चला जा रहा है, नहीं तो मोबाइल निकाल कर रील्स देख रहा है। तो ये लोग रील्स वाले लोग हैं, जिनका मोटिवेशन रील्स से आता है, और मोटिवेशन डाउन भी किससे होता है, रील्स। और राजा भी रील्स से ही बनते हैं, समझ रहे हो। तो वैसे लोगों से हमें बचना। अगर हम उस कैटेगरी में आते हैं, धीरे धीरे इस चीज को त्याग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को बताना कि पहले लड़के होंगे या दूसरे होंगे जो आप गांव से उठकर शहर आए सिविल सर्विस की तैयारी करने। लेकिन आप एक बात बताओ कि अब उसकी संख्या तो बढ़ गई, तो जो भी चीज पहली बार होगी उसके बाद समयानुसार वो चीजें तो बढ़ जाएंगे प्रयोग। मानो धीरे धीरे ये भी तो सोचने लगेगा कि पत्थर को रिप्लेस कर देते हैं मेटल से। ऐसा है नहीं है। अपन पहले क्या हो रहे थे, जब पढ़ने आए तो नीचे सो रहे थे, फिर सोचा कि एक बेड लगा लेते हैं, तो रिप्लेस कर दिया ना हमने। तो मानो धीरे धीरे रिप्लेस करेगा। तो इसी वजह से आप देखेंगे जो पहली धातु रही वो कौन सी रही, तांबा रही। लेकिन तांबे का भी तो क्रमिक विकास होगा, धीरे धीरे उसमें भी क्या होंगे, सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। और जब उसका क्रमिक विकास होगा तो उसी को क्या कह दिया जाएगा, चालकोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल। समझ में आ रहा है। तो जब मानव द्वारा पहली धातु प्रयोग की गई उसका नाम क्या था, तांबा, कॉपर। और इसी कॉपर के क्रमिक विकास को क्या कह दिया गया, अच्छा क्रमिक विकास से एक बात ये भी तो है कि उसकी अधिकता भी रही होगी। हमारे इटावा से जब एक लड़का आया, क्या नाम है आपका, अमित। अमित जब आया तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ ऐसा आना जाना लगा रह गया सिविल सर्विसेज में, हर बच्चा अब क्या हो रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो क्रमिक विकास हुआ तो संख्या भी तो बढ़ गई बच्चों की। तो तांबे का क्रमिक विकास होगा तो तांबे की अधिकता भी, तो कोई ना कोई एक ऐसा प्लेस होगा जहां से तांबे बहुत बड़ी संख्या में मिले होंगे, ज्यादा मात्रा में मिले होंगे, ऐसा तो रहा होगा ना। तो इस वजह से हम ताम्र पाषाण काल जब पढ़ेंगे तो ताम्र पाषाण काल के स्थल को देखेंगे कि कहाँ तांबे की अधिकता ज्यादा मिली। ठीक, फिलहाल हमारा चैप्टर आज का क्या है, ताम्र पाषाण काल। देखो इसका ये इंग्लिश भी लिख लेना, क्योंकि कई बार ये भी पूछता है, देवनागरिक में वो दे देगा चालकोलिथिक एज, है ना, या चालकोलिथिक काल, ऐसे।
5000 BC इसकी शुरुआत मानी जाती है, 5000 ईसा पूर्व। अच्छा, जो मेन पॉइंट हमें समझना है, ये सब हम बैकग्राउंड रेडी कर रहे हैं किसके लिए? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, क्योंकि इतिहास मेन कहाँ से स्टार्ट होता? हड़प्पा से, इसीलिए उसकी बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं अपन। ठीक, अब ये ध्यान देना, ये कांस्य युगीन सभ्यता का भी भाग रहा, और कांस्य युगीन सभ्यता एक रही, जब हम हड़प्पा पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, जिसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कह दिया गया। तो कांस्य युगीन सभ्यता का भाग ताम्रपाषाण काल भी है और हड़प्पा काल भी है। तो हड़प्पा के समकालीन कौन सी सभ्यता हो गई, कौन सा काल हो गया? ताम्रपाषाण काल। इसीलिए इससे क्या कह दिया गया कि ये हड़प्पा के समकालीन है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। ठीक, तो तीसरा लाइन लिख लो, यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। अच्छा, एक बात बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ग्रामीण सभ्यता का विकास हो गया है, गांवों का विकास हो गया है। तो हम बिना पढ़े, चूंकि उसी के आगे की यात्रा कौन सी है? ताम्रपाषाण काल। तो आप बताओ, ताम्रपाषाण काल या ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कैसी संस्कृति रहेगी, ग्रामीण या शहरी? तुम्हें खड़ा करेंगे एक दो दिन में, वार्न कर रहे हैं तुम्हें, है ना। बताओ, जब भी आप बोलेंगे ना, बैकग्राउंड से बोलेंगे, हमने जो पढ़ा है उसी बेस पे बोलेंगे, नहीं तो हम 10 मिनट में समझाते और 1 घंटे लिखवाते, सर आप परेशान हो जाते। लेकिन हमने हड़प्पा पढ़ा, तो फिर हम आगे क्यों तैर रहे हैं? जो ज्यादा तैरेगा वो वही डूबेगा, और जो हमने इतना बैकग्राउंड पढ़ा उसके बेस पे कुछ नहीं बोलोगे? बताओ, ये तार्किक है? तार्किक नहीं है ना। वो सुंदर दिखता है तो इसलिए वो विद्वान हो जाएगा या बैल होगा? दोनों हो सकता है कि नहीं? तो क्या होगा भाई? तो अमित, ग्रामीण क्या होगा? दो ही ऑप्शन था, ग्रामीण या शहरी। इस ग्रामीण, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तुम्हें? ग्रामीण, लेकिन तुमने भी शहरी बोला, एक साथ आवाज आई थी, ममता दीदी टाइप। देखो क्या है, मान लो गांव की शुरुआत कहाँ से हुई है? नौपाषाण से। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे, मान लो हमारे फादर की नौकरी लगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। तो फादर की नौकरी जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, तो क्या हम गांव से शहरों की तरफ शिफ्ट हो गए? या हमारे दादा दादी या हमारे मम्मी पापा या हम भी गांव में ही रहे? क्योंकि पहली नौकरी थी जो लगी थी, तो हम शहर में शिफ्ट हो जाएंगे? बताओ, गांव में पहले ऐसे पापा रहे जिनकी नौकरी लगी, तो पापा शहर में रहे, तो क्या पूरा घर के परिवार को शहर ले गए? नहीं ले गए। लेकिन पापा की बेटी की नौकरी लग गई, तो उन्होंने कहा कि सबको ले चलते हैं। लेकिन उस गांव में वो फैमिली गई है, पूरा गांव नहीं गया है। फिर उस गांव में नौकरियां लगने लगी, तो भी पूरा गांव नहीं गया। तो ये प्रोसेस है। तो अभी हमने जब स्थायी ग्राम पढ़ा है, तो आगे आने वाली संस्कृति कैसे हो जाएगी? शहरी। अभी तो शुरुआत हुई है ना। तो शुरुआत हुई, पापा की नौकरी लगी, तुम्हारी नौकरी लगी, तुमने आईफोन ले लिया, तुम्हारी नौकरी, तुमने थार ले लिया, और अगले साल पता चला कि तुम क्या हो गए? भीख मांगने लगे। अरे यही होगा ना यार, यही होगा नहीं होगा?
तो आप ये सारी चीजें तब करोगे ना जब आपके पास बैलेंस है ठीक ठाक, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए। समझ रहे? तो चालकोलिथिक एज भी कैसी सभ्यता? ग्रामीण। अब ग्रामीण सभ्यता है, गांव में भूत बहुत आते हैं कि वो एक पीपल का पेड़ रात को पता नहीं चमकने लगता है, और हम नहीं, हमारे दादा कहते थे वो डेली 2 बजे रात को आती है, आता है और बात करके चला जाता है, पता नहीं पत्तियां, उसने आंधी आने लगता है, आंधी में लाइट जलने लगती है, ऐसा कुछ कहानी रहता है हर गांव में। तो ग्रामीण सभ्यता है तो भूत आएगा? बताओ, आएगा। इसका मतलब समाज क्या होगा? कर्मकांडी। इसका मतलब कि समाज क्या करेगा? कर्म कांड को भी आगे बढ़ाएगा। ठीक है। अब जब भूत आएगा तो पूजा स्टार्ट होगी, तो देवियों की पूजा की जाएगी। तो समाज का रूप कैसा? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक। मूर्ति पूजा कैसी? देवियों की मूर्ति की जाएगी। अब जब देवियों की मूर्ति होगी तो समाज का स्वरूप भी कैसा हो जाएगा? मातृसत्तात्मक। आ रहा समझ? अब एक चीज देखो, इसी में 2-3 सिविलाइजेशन, 2-3 प्लेस आ जाएंगे। जैसे एक आ जाएगा जोरवे, एक आ जाएगा आहार बनास, एक आ जाएगा मालवा। ठीक है। तो अलग अलग संस्कृति इस ताम्र पाषाण काल में क्या करेगी? डेवलप करेगी। और जब अलग अलग संस्कृति डेवलप करेगी तो आपसे पूछेगा, आप क्वेश्चन देखना कभी, जोरवे संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति है, ग्रामीण या शहरी? दिमाग को यही रखना पड़ेगा, यही क्लास में क्या होगा? ग्रामीण होगा। अरे तो हम पढ़ा रहे हैं ना तुम्हें। ताम्रपाषाण की 3 संस्कृतियां, जोरवे, आहार बनास और मालवा। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है ग्रामीण, तो उसके प्लेस भी क्या रहेंगे? तो जोरवे संस्कृति। यही तो पूछ रहे थे। ठीक है। इसका मतलब आप इस बात को ध्यान से सुनना, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति भी क्या रही, लेकिन चूंकि मेटल का विकास है तो कुछ प्लेस ऐसे हैं जो शहरीकरण के लेवल को टच करेंगे। इनाम गांव उसका एक बड़ा एग्जाम्पल बनेगा, दैमाबाद उसका एक बड़ा एग्जाम्पल बनेगा। गांवों की सभी लोगों की व्यवस्था अच्छी है, इकोनॉमिकल नहीं, जिनकी अच्छी है वो बाहर चले गए। आपके गांव में देखना लॉक लगा रहता है, 2 4 5, अब तो संख्या बढ़ रही है तेजी से। अब गांव में गांव के लोग ही कम है, तो चोरी आराम से हो सकती है। तो कभी कभी प्रोफेशन अगर नहीं मिले तो अपन उधर देखा जाएगा, है ना, चला जाएगा मिलके। ठीक। तो जिनकी व्यवस्था अच्छी हुई वो शहर की तरफ चले गए, इसका मतलब कि वो एलिट क्लास हो गए, संभ्रांत हो गए उनके कंपेयर में। तो कुछ ऐसे प्लेस रहे जो शहरीकरण के लेवल तक टच कर गए, जैसे 1-2 हमने एग्जांपल बताए, इनाम गांव, दैमाबाद जैसे। ठीक। अब बताओ, शहरीकरण के लेवल को आप टच करोगे तो शहरीकरण क्यों कह रहे हैं हम, और ग्रामीण क्यों कह रहे हैं? इसकी व्यवस्थाएं भी तो कुछ होगी। ग्रामीण संस्कृति कहेंगे तो व्यापार और वाणिज्य अच्छी दशा में होगा। गांव में व्यापार अगर अच्छा होता तो हमारे पापा शहरों में कमाने क्यों आते? गांव में कोचिंग चलती तो हम यहाँ क्या कर रहे होते? या उतना दे रहे होते तो हम यहाँ क्या कर रहे होते? क्लियर है? इसका मतलब व्यापार और वाणिज्य अच्छी कंडीशन में नहीं है। ग्रामीण संस्कृति है तो नाली की व्यवस्था, सीवेज सिस्टम भी अच्छा नहीं है। अच्छा एक बात बता, गांव में देखना आप, इस चीज को तो मैंने महसूस किया है, तो मैं अपना बचपन पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में जोड़ देता हूँ, है ना, जिससे आपको भी आसानी हो जाएगी, हमें भी। गांव में जब गेहूं से आटा निकाला जाता था तो गेहूं मील में ले जाया जाता था कि आटा निकले, आटा चक्की। तो आप ले जाते थे यहाँ से 10 केजी और वहां हो जाता था 8 केजी, 9 केजी, 9.5 केजी। ठीक है। तो आप लड़ते थे कि यार अभी तो 10 लेके आया, तुम कैसे कर दिए? तो कह रहा देखो तुम्हारे सामने है।
तो फिर आप कहते थे इसके पास नहीं जाएंगे, फिर दूसरे मिल पे गए तो वो आपका 10 तो आपका उसका भी 10, तो कह रहे हो कि यहाँ ठीक मामला बन रहा है। तीसरी जगह गए तो आपका 10 वहां 10.5 हो गया, तो कह रहे यहाँ रहेंगे। तीन तरह की चीजें थी। इसका मतलब क्या है कि एक रूपता मौजूद है, एक रूपता मौजूद है। हमारा 10 kg क्या हर जगह 10 kg है? तो ये एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब जब एकरूपता नहीं है तो इसका मतलब कि उसके जो बटखरे होंगे, जो मेजरमेंट टूल्स होंगे, वो भी मापन प्रणाली जो होगा वो भी एक रूपता नहीं होगा। तो ग्रामीण व्यवस्था की सबसे बड़ी डिमेरिट कि एक रूपता मेजरमेंट स्केल में नहीं है, मापन प्रणाली में एक रूपता। लेकिन 10 kg शहरों में 10 kg प्रॉपर है। समझ? इसका मतलब ये है कि शहरी सभ्यता होगी तो यूनिफॉर्मिटी होगी। यही क्वेश्चन पूछेगा जो हम पढ़ नहीं पाते थे। ठीक, तो हमने बातों बातों में चालकोलिथिक एज को खत्म कर लिया। तो जो थोड़ा बहुत बचता है कल बात कर लेंगे, और फिर मेन जो टॉपिक पे अपन आ जाएंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर अपन आ जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ लो, नहीं तो इसे खत्म करेंगे। हो गया? कोई डाउट नहीं? ये लिखवा देंगे हम, आहार बनास संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। जोरवे, जोरवे उसका नाम ही जोरवे है। देखो यही बोल रहे थे ना, तोतला तो नहीं बोल रहे अपन। तो चलो अपन कल मिलेंगे और कल फिर बात करेंगे, है ना, रेगुलर रहना। और कल से इंडस वैली सिविलाइजेशन से कहानी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कोई डाउट पूछना। होमवर्क 2 है। अब ऐसा नहीं होमवर्क दिया तो कल गायब हो जाना कि सर फीवर इतना तेज था कि मैं आ नहीं पाती। तो एक दिन में कौन सा फीवर है जो ठीक हो गया? है ना, तो थोड़ा सा बहाने कम करना और ज्यादा पढ़ना। ठीक, चलो।